हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड का भाग लेमा या यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं, महत्तम समापवर्तक। यूक्लिड के भाग लेमा से महत्तम समावर्तक प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों, इससे आपको बोर्ड में क्वेश्चन आना मस्ट है। यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से महत्तम निकालने के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इस लेक्चर को, इस वीडियो को आप ध्यान से देखो, स्किप मत करना, इस लेक्चर को एंड तक देखना और इससे एक या दो सवाल आपको बोर्ड में पक्का आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। यूक्लिड का भाग लेमा। या फिर इसको भाग एल्गोरिदम भी बोलते हैं। भाग एल्गोरिदम। ठीक है बच्चे, यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम। अब ये होता क्या है, देखो, किसी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए इसका जो स्टेटमेंट है, किसी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 संतुष्ट हो। बच्चों, ये है इसका स्टेटमेंट, यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम का ये आपका स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास दो नंबर है 4 और 26। ठीक है, ये दो नंबर आपको 4 और 26। ठीक है, 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो 6 चौके 24, 6 में से 4 गया 2। देखो बच्चों, तुम्हारे पास 4 और 26 दो नंबर है। जब हम इसको डिवाइड किए तो आपको दो नंबर और मिला, 6 और 2, 6 और 2 नंबर मिला। और ये कैसा नंबर है, ये आपको अद्वितीय है। मतलब
4 और 26 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये भागफल आपको 6 ही आएगा और शेषफल आपको 2 ही आएगा। इसके अलावे कोई दूसरा नंबर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जब हम 4 और 26 को डिवाइड करते हैं, 4 से 26 को, तो हमको एक नंबर 6 मिलता है और एक नंबर 2 मिलता है। ठीक है, दो नंबर और हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो और ये नंबर कैसा है? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब एक और एक ही। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। अब इसको हम लोग लिखें कैसे? देखो 26 को हम लोग लिखेंगे 26 बराबर 4 गुने 6 प्लस 2। 26 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 6 प्लस 2, 6 चौके 24 और 2 26। ठीक है, तो 26 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुने 6 प्लस 2। तो बच्चों इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो आपको नंबर मिला, ये दोनों नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब है कि इसको गुना करके जब इसमें हम जोड़ते हैं तो आपको 26 आता है। यही रिलेशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि दो नंबर आपको ए और बी है। ठीक है, दो नंबर ए और बी है और जब हम बी से ए को डिवाइड करते हैं तो आपको क्यू और आर दो नंबर अद्वितीय रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए बराबर क्या हो गया? बी क्यू और प्लस में आर। वही चीज यहाँ पर है कि 26 बराबर क्या हो गया? 26 बराबर क्या हो गया? 6 गुने 4 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो गया ए। ठीक है, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया क्यू और ये आपका हो गया आर। ठीक है, तो ए हो गया 26, बी हो गया 4, क्यू हो गया 6, आर हो गया 2। ठीक है, तो बच्चों इसी को कहा जाता है यूक्लिड भाग लेमा। और हम ये कोई नया चीज नहीं है, इसको हम लोग जानते हैं, पहले से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। ये क्या है आपका? भाज्य। ये क्या है? भाजक। ये क्या है? भागफल। और ये क्या है? शेषफल। तो भाज्य बराबर, देखो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, वही रिलेशन है, सेम है जो हम लोग पहले से जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। बच्चों इसी को कहा जाता है यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम या यूक्लिड का भाग लेमा। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन है। देखो ये शेषफल है, ये भागफल है ना? ए से बी से जब हम ए को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको भागफल आता है क्यू। ठीक है, और शेषफल आता है आर। ए बराबर, देखो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, यही लिखा हुआ ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। जहां आर ये जो है मतलब शेषफल जो है ये आपको जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, माइनस में कभी नहीं होगा। शेषफल जो है कभी माइनस में नहीं होता है, कभी वो नेगेटिव नहीं होता है। और बी से छोटा यानी इससे छोटा, भाजक से शेषफल हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ये हमेशा छोटा रहना चाहिए, इससे जो है ये हमेशा छोटा रहेगा और ये जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है। ठीक है, कोई भी डिवाइड हम लोग करके देखेंगे, जैसे मान लो कि हम डिवाइड करते हैं 5 और 38 का, तो 7 बच्चे 35, यहाँ आ गया 3। अब देखो बच्चों ये आर है, ये क्या है? ये क्यू है, तो इससे ये छोटा है, बी है, ये सॉरी ये बी है, ये क्यू है, तो ये और ये क्या है? आर। 3 जो है 5 से छोटा है,
ये जो शेषफल है ये 5 से हमेशा छोटा रहेगा। या फिर 0 भी आ सकता है। अगर 5 से हम 25 में भागा देंगे तो 5 पचे 25, देखो यहाँ 0 आ सकता है। ये शेषफल आपको 0 आ सकता है, लेकिन बच्चों ये नेगेटिव नहीं आ सकता है ना। 5 है, 25 है, मान लो यहाँ पे 26 है, तो 5 पचे 25 और 5 छक 30। हम ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं। यहाँ आ गया -4, देखो यहाँ नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव कभी भी नहीं होता। जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये शेषफल कभी नेगेटिव नहीं होता है। शेषफल हमेशा या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, और साथ साथ ये भाजक से हमेशा छोटा होगा। भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो इसी को कहा जाता है भाग एल्गोरिथम। इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको पूछ देता है। ठीक है, यूक्लिड के भाग लेमा के अनुसार ये वाला आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में क्वेश्चन पूछता है। b से छोटा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए शेषफल को। ठीक है बेटा, यही था आपको यूक्लिड का भाग लेमा। देखो 36 है, 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुने 7 प्लस 1। 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 35 प्लस 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद 4 है और मान लो 19 है, तो इंटू 0 प्लस 4, इसको ऐसे लिखेंगे। मतलब 19 से 4 को डिवाइड करना है। यहाँ पे भाज्य इतना है, भाजक कितना है, भाजक कितना है, भाज्य इतना है, तो 19 से 4 में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, ये जब बड़ा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा 0 आएगा, और शेषफल जो है, शेषफल हमेशा यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि इसको जब 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 4 में से इसको घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल हमेशा ये आएगा, जो भाज्य है वही शेषफल आएगा। ठीक है, जैसे कि 3 है और यहाँ 12 है, 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चे इसको इतना गुने ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, यूक्लिड के भाग लेमा में आप ऐसे इसको लिखना है। अब बच्चों हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। महत्तम समापवर्तक, अपवर्तक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ACF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ACF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब फैक्टर मतलब अपवर्तक, फैक्टर मतलब अपवर्तक, या फिर इसको बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंड। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तक या फिर गुणनखंड। अब ये अपवर्तक क्या होता है? कोई नंबर है, जैसे 8 है, तो 8 का अपवर्तक क्या होगा, या 8 का गुणनखंड क्या होगा, है ना। तो 8 का गुणनखंड या फैक्टर का मतलब है कि कौन कौन नंबर से 8 डिवाइड हो जाएगा। 8 जो है को 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 इसका अपवर्तक हो गया,
2 इसका अपवर्तक हो गया, 4 इसका अपवर्तक हो गया, 8 इसका अपवर्तक हो गया। ठीक है, उसी तरह से मान लो कि 12 है, तो 12 का अपवर्तक क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, क्योंकि ये सब नंबर से ये डिवाइड हो जाता है ना। तो 1 इसका अपवर्तक मतलब 1 इसका फैक्टर हो गया, 2 इसका फैक्टर हो गया, 3 इसका फैक्टर हो गया, 4 इसका फैक्टर हो गया, 6 इसका फैक्टर हो गया, 12 इसका फैक्टर हो गया। ये सब फैक्टर मतलब अपवर्तक गुणनखंड हो गया। मतलब जो नंबर इसको डिवाइड कर देगा उसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तक। ठीक है, अब 16 का अपवर्तक क्या होगा, 16 कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, 16 से होगा। तो 16 का अपवर्तक ये सब हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि अपवर्तक क्या होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक से मान लो कि तुमको 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम अपवर्तक लिखेंगे पहले, 8 का अपवर्तक 1 2 4 8 आ गया, 12 का अपवर्तक 1 2 3 4 6 8 आ गया। अब बच्चों इसमें कॉमन लेना है, कॉमन मतलब जो दोनों में मिलता है। ठीक है, कॉमन मतलब जो दोनों में मिलता है, तो क्या मिल रहा है, 1 2 4, तो कॉमन 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। ये क्या हो गया, कॉमन, कॉमन अपवर्तक हो गया जो इसमें और इसमें दोनों में मिल रहा है। इसमें जो हाईएस्ट है उसी को बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 4, क्योंकि 4 इसमें हाईएस्ट है, तो 4 इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, मतलब 4 जो है ऐसा नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये दोनों को डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, यानी महत्तम वैल्यू है। ऐसी संख्या, ऐसी महत्तम संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो ये दोनों को डिवाइड करती है, वही तुम्हारा महत्तम समवर्तक है ना। जैसे मान लो कि तुमको निकालना है 16 और 20 का, तो 16 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 16। 20 का क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 10 20। ठीक है, ये सब इसका अपवर्तक हो गया, मतलब इसका गुणनखंड हो गया। अब इसमें कॉमन देखो क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक है, 1 2 4 कॉमन है, तो कॉमन हो गया 1 2 4। इसमें हाईएस्ट कौन है, 4 है, तो यही आपका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है बच्चों, ये सब जो है आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इस तरह से महत्तम निकालने के लिए आप 7वां 8वां के क्लास में पढ़ चुके हैं। अब है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, यहाँ पे अपवर्त है। ठीक है, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब होता है अपवर्त, हिंदी में बोलते हैं अपवर्त। ठीक है, मल्टीपल मतलब अपवर्त या फिर गुणज, गुणज। ठीक है, इसको गुणज भी बोला जाता है। अब गुणज क्या होता है, अपवर्त, अपवर्त क्या होता है। तो जैसे 4 है, तो 4 का अपवर्त मतलब 4 से कौन कौन संख्या डिवाइड होगा, 4 से 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया,
28 हो गया। ये सब 4 का अपवर्त्य है। अपवर्त, वहां था अपवर्तक और यहाँ क्या है, अपवर्त। ठीक है। उसी तरह से मान लो 16 का अपवर्त क्या होगा, तो 16, 16 दूनी 32, 16 थी 48, 16 चौके 64, 16 पचे 80, इस तरह से अनंत होगा। अपवर्त अनंत होता है। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखो 16 है, कॉमन 16 हो गया। इसके बाद और भी आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा 32, फिर आएगा 36, तो एक 32 भी आपको कॉमन आ गया। 32 भी आप इसी तरह से आपको बहुत सारा कॉमन आएगा। अब इसमें लिस्ट, लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है, 16। तो यही आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम बराबर हो गया 16। अब इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब है कि 4 और 16 से छोटी छोटी संख्या बताओ जो 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 16 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये 16 ऐसा नंबर है जो 4 भी इसको डिवाइड करता है, 16 भी इसको डिवाइड करता है। बड़ा बड़ा से बड़ा संख्या और भी संख्या हो सकता है, 32 हो सकता है, 48 हो सकता है, इसमें और भी संख्या हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, 16। ठीक है, 16 ऐसी संख्या है, सबसे छोटा संख्या, 4 और 16 दोनों इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये लघुत्तम समापवर्त का मतलब हो गया। लघुत्तम समापवर्त का मतलब है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो दिए गए संख्या से डिवाइड हो जाए। जैसे 8 है और 20 है। अब तुम पता करो कि कौन ऐसी संख्या है जो 8 से भी डिवाइड हो जाता है, 20 से भी। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 भी डिवाइड कर देता है, 20 भी डिवाइड कर देता है। तो बच्चों ये है आपका 40। 40 ऐसा संख्या है जो 8 भी इसको डिवाइड करेगा, 20 भी इसको डिवाइड करेगा, तो महत्तम एलसीएम आपका कितना हो गया, 40। तो इस तरह से हम इसको सोच के भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये तो मतलब हो गया कि लघुत्तम का मतलब क्या होता है और महत्तम का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हमको देखना है अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको देखेंगे अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। ठीक है, ये कहता है कि प्रत्येक यौगिक संख्या को प्रत्येक यौगिक संख्या को उसके अभाज्यों के उसके अभाज्यों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है उसके क्रम को छोड़कर।
उसके क्रम को छोड़कर। तो ये आपका अंक गणित का मूलभूत प्रमेय है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अभाज्य संख्या तो आपको पता है, जो संख्या स्वयं से और एक से डिवाइड होता है उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और किसी भी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सब ऐसी संख्या है जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7 ये सब अभाज्य संख्या है। करा। अब यौगिक संख्या क्या होता है? यौगिक संख्या होता है जिसको 2 से अधिक गुणनखंड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या। मतलब वो एक से डिवाइड होता है, स्वयं से डिवाइड होता है और किसी दूसरे संख्या से भी डिवाइड होता है। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी यौगिक संख्या को उसके अभाज्यों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है उसके क्रम को छोड़कर। यहाँ समझो, जैसे मान लो कि ये 15 है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 5। ठीक है, ये मान लो 20 है, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 × 5। ये मान लो कि 35 है, तो क्या होगा? 7 गुणे 5। ये मान लो कि 72 है, तो 36 दूनी 72, फिर 18 दूनी 36, 18, 36 दूनी बेटा 18 दूनी 12 तिया 36, 3 चौके 12, 2 गुने 2, 2 दूनी 4 चढ़ती 12, 12 12 बढ़ती 36, 36 दूनी 72। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ये देखो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 है। अब 3 और 5 के अलावा इसमें इसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं आ सकता है। 15 का जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो 3 और 5 ही आएगा। इसके अलावा आपको कोई अभाज्य गुणनखंड इसमें नहीं आ सकता है। हम इसको 15 गुने 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। 3 गुने 15 लिखो या 15 गुने 3 लिखो, तो क्रम महत्व नहीं रखता है। ठीक है, इसको भी देखो 2 × 2 × 5 हो गया, इसमें भी 2 × 2 × 5 है। अब इसके अलावा कोई भी दूसरा अभाज्य गुणनखंड इसमें आ ही नहीं सकता है। जब भी आएगा तो आपको 2 2 5 ही आएगा। 35 है, तो 35 में आपको अभाज्य गुणनखंड 7 और 5 ही आएगा। 7 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर इसमें आ ही नहीं सकता है। उसी तरह से यहाँ देखो 72 है, तो 72 के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 3, 2 और 3 ही आएगा। 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर इसमें आ ही नहीं सकता है ना। तो ये अद्वितीय हो गया, इसके अलावा कोई दूसरा इसमें गुणनखंड आ ही नहीं सकता। इसी को कहा जाता है अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। इसी को कहा जाता है अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। अब बच्चों 1 जो है 1 ऐसा नंबर है वो यौगिक नहीं है। ठीक है, और न ही वो अभाज्य है, क्योंकि 1 का एक से अधिक गुणनखंड हो सकता है। 1 को हम 1 गुने 1 लिख सकते हैं, 1 गुने 1 गुने 1 लिख सकते हैं, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 लिख सकते हैं। तो इसका तो एक से अधिक गुणनखंड है 1 का, है ना। जैसे 1 को 1 गुने 1 भी लिख सकते हैं, तो इसका 2 गुणनखंड है और 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, लेकिन सब क्या है? सेम है ना, सिर्फ 1 1 1 1 1 आ रहा है। तो ये 1 जो है न तो अभाज्य संख्या है और न ही आपका यौगिक संख्या है।
तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट को समझ लिया। एक है यूक्लिड का भाग लेमा और दूसरा अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका उपयोग क्या है ना। तो इससे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। तो ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अगले वीडियो में हम इसका उपयोग देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ हम इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये यूक्लिड विभाजन लेमा से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में क्वेश्चन के थ्रू हम उसको समझेंगे कैसे निकाला जाता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ तो इसको प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।